Hello everyone. In this video, I will explain public interest litigation in the light of Article 32. In this video, I will not going to explain the whole Article 32, but definitely I will explain public interest litigation. So, to explain public interest litigation, it is essential to understand the philosophy behind Article 32 because the public interest litigation is nowhere defined under Indian Constitution. जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा कोई टर्म आपको पूरे संविधान में नहीं मिलेगा बिकॉज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन evolved by our honorable Supreme Court. So it is a judicial pronouncement. But what was the need to evolve the concept of public interest litigation? क्यों evolve किया public interest litigation को, क्यों लाए हम इस अवधारणा को? देखिए आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है अपने आप में जो कि कहता है कि पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, आप सबको पता है ऑल द फंडामेंटल राइट गिवन अंडर पार्ट थर्ड दे आर guaranteed, they are justiciable, means in case of violation a person can move directly to the Supreme Court or the High Court under Article 32 or 226 respectively for the enforcement of those fundamental rights. So अगर आपके पार्ट थर्ड में ये फंडामेंटल राइट दिए होते और आपके पास आर्टिकल 32 जैसा एक आर्टिकल ना होता तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए हैं पार्ट थर्ड में उसका कोई मीनिंग नहीं होता. ऑल दोज राइट गारंटीड अंडर पार्ट थर्ड दे बिकम यूजलेस, मीनिंगलेस in the absence of any remedy. So Article 32 is a remedy in case of violation of your fundamental right. अगर किसी के भी मूलभूत अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 में उसके पास मूलभूत अधिकार, because Article 32 is in itself is a fundamental right. So in case of violation you can directly approach to the Supreme Court. It's your fundamental right and no one can take your fundamental right. बात आती है आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर एक टर्म है बाय द एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग. A person can move directly to the Supreme Court for the enforcement of fundamental right by appropriate proceeding. Appropriate proceeding. Then what is appropriate? A thing may be appropriate in the eyes of one person and thing may not be appropriate in the eyes of another person. मुझे कोई चीज समुचित लग सकती है बट किसी और को नहीं लग सकती. बट इट्स नॉट अबाउट कि किसको लगना और किसको नहीं लगना. इट्स अबाउट द जुडिशरी कि सुप्रीम कोर्ट में आप अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू अपने इन फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए जा सकते हैं. सो इट इज ओपन फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसीडिंग अप्रोप्रिएट है, ये सुप्रीम कोर्ट आने का तरीका अप्रोप्रिएट है, ये अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने का तरीका अप्रोप्रिएट है, देन सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली कंसीडर. अंडर आर्टिकल 32 इट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट to issue direction, order or 5 kinds of writ which have been expressly mentioned under Article 32. But at the same time, it is also the duty of Supreme Court to evolve new mechanism for the protection of fundamental right. Because our Honorable Supreme Court is the final interpreter of the Constitution. Supreme Court considered as the guardian and protector of fundamental right. भाई ये तो हमारे मूलभूत अधिकार जो दिए गए हैं इनके संरक्षक की तरह हम उच्चतम न्यायालय को देखते हैं. तो इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर जुडिशरी टू इवॉल्व न्यू मैकेनिज्म इफ कोर्ट थिंक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके, अब देखिए जो द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई, द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई वाज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट अ पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट whose fundamental right has been infringed or violated. वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में आ सकता था जिसका कि मूलभूत अधिकार का हनन जिसका खुद का हुआ है ना, जिसका फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है. तो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट था ना कि आप ही आएंगे अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होगा,
इसको कह सकते हैं आपको इनलार्ज किया। अब लोकस स्टैंडाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं लगता। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फिलोसफिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा इंडियन सोसाइटी को देखते हुए। क्यों ऐसा किया? देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्यों पीआईएल इवॉल्व किया, आप समझिए इस बात को कि इंडियन सोसाइटी, हमारा जो इंडिया है, वी ऑल नो इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी। इट्स गुड, इट्स अ पॉजिटिव थिंग रिगार्डिंग द इंडियन स्टेट, बट कुछ और भी चीज़ें हैं भारत के साथ में, लाइक देर आर सो मैनी प्रॉब्लम, like there are so many people who are not literate, they are not even literate। लिटरेसी का परसेंटेज हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट कुछ स्टेट केरला वगैरह को छोड़ दीजिए। बाकी अगर इन जनरल बात करें भारत में तो लिटरेसी का रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिस समय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इवॉल्व किया गया था उस समय तो और भी कम था। तो लिटरेट नहीं है, जब आप लिटरेट नहीं हैं तो आपको अपने फंडामेंटल राइट के बारे में कैसे पता चलेगा, है ना? They don't know, they even don't know how to write their name। वो अपना नाम नहीं लिखना जानते। फंडामेंटल राइट तो बहुत बड़ी बात है ना? So they don't know what is constitution, संविधान के बारे में नहीं पता, अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में नहीं पता। तो अगर उनके मूलभूत अधिकारों का हनन हो भी रहा है, अगर उनके फंडामेंटल राइट वॉलेट हो भी रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं। तो what is the purpose of part 3rd and part 4th, sorry part 3rd and article 32? What is the purpose? फंडामेंटल राइट वॉलेट भी हो रहा है एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू enforce their fundamental right. So there are so many socio-economic, geographical issues। social issues में आप कह सकते हैं कि they are not literate। सोशल उनका इस तरीके से है कि कास्टिज्म में बटी हुई है सोसाइटी, है ना? वीकर सेक्शन है, शेड्यूल ट्राइब में मान लीजिए हैं, कुछ इस तरीके के लोग हैं। दे आर द वीकर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो दे डोंट इवन नो द बेसिक फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर पार्ट 3rd। उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इवॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने। फाइनेंशियली, सोशियो इकोनॉमिक क्या रीजन थे? हमारे यहाँ गैप बहुत है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक बेसिस पर भी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने का पैसा नहीं है, तो हाउ कैन दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल बहुत सारे लोग हैं जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, माउंटेन्स में, हिल स्टेशन में रहते हैं, बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। सो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड प्लेस पर वो रहते हैं, सो इट इज़ नॉट ईजी टू डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, बट उनके फंडामेंटल राइट हैं और वॉयलेट हो रहा है। अगर हम आज की सिचुएशन देखें, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। इन दी कोरोना पैंडेमिक आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि लेबर की क्या सिचुएशन, मेट्रो सिटीज से दे मूव टू देयर टाउन, हजारों किलोमीटर पैदल चले आ रहे हैं, बॉम्बे से, दिल्ली से, पता नहीं कहाँ से, जहाँ पर भी वो काम के लिए रह रहे थे वहाँ से। उसमें आप लोगों ने देखा होगा रेल का एक्सीडेंट, रोडवेज का एक्सीडेंट, कितने लेबर इस तरीके से आर्टिकल 21 उनका वॉयलेट हुआ। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 डायरेक्टली सेज दैट no person shall be deprived of his life and personal liberty without the procedure established by law. So whether it is the procedure established by law, where is the procedure? So right to livelihood is also a fundamental right. आपके right to livelihood, आप right to work, right to livelihood, आपका काम भी छिन गया, आपके पास 2 वक्त, right to food, fresh air, fresh water is also a fundamental right under article 21. Those are the implied fundamental right guaranteed by our Supreme Court. So in the corona pandemic article 21 का violation हुआ, but they don't know about their fundamental right. So can there be some remedy available? सुप्रीम कोर्ट ने सिचुएशन को SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 7 जजेस बेंच है ये, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इवॉल्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम पब्लिकली कहा कि एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन और एनी NGO
इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इसके लिए टर्म यूज होता है प्रो बोनो पब्लिको, हाँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कैन इंस्टीट्यूट अ पिटिशन like public interest litigation in the form of public interest litigation for the protection of fundamental right। भाई पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट मिले हैं, अगर आपको लगता है कोई ऐसा सेक्शन है, कोई ऐसा वर्ग है, कोई वीकर और डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कोई ऐसा है जिसके की फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं, लाइक लेबर के हो रहे हैं, बट दे are not capable enough to directly approach to the Supreme Court because there is a huge gap between the Supreme Court and the common man। A common man cannot approach, उसको पता नहीं है कैसे जाना है, what is the procedure नहीं पता, the fee, court fee जो सुप्रीम कोर्ट में है इट्स वेरी हाई, वो नहीं कर सकता, फाइनेंशियली उतना कैपेबल नहीं है, उसको पता नहीं है क्या प्रोसीजर है, क्या कुछ नहीं पता। So there is a gap between Supreme Court and common man just to fill that gap. Supreme Court in the case of SP Gupta versus Union of India clearly declares that any public spirited person or any NGO if interested to protect the fundamental right of other, then they can file a public interest litigation, but it must be pro bono publico। बट इसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से तो द कोर्ट विल बी फ्लडेड बाय ओवर लिटिगेशन, बाढ़ आ जाएगी लिटिगेशंस की, एंड आवर कोर्ट्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपने कर दिया तो बहुत सारे लोग, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी मिसयूज्ड, पीपल मे फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर देंगे, पब्लिसिटी के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर देंगे, प्रैक्टिस नहीं चल रही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर देंगे, सो इसका मिसयूज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बिल्कुल करेक्ट माना और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी 1982 में, तो एसपी गुप्ता में बता दिया, बट 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी जनता दल वर्सेज एचएस चौधरी के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सर्टेन गाइडलाइन है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, लाइक दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नाम है ना पब्लिक इंटरेस्ट, सो दैट लिटिगेशन व्हिच हैज बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर, दैट लिटिगेशन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, सो द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रो बोनो पब्लिको मस्ट बी देयर। आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पीआईएल ना फाइल किया हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कौन प्रूव करेगा? So the burden of proof will lie upon the petitioner to prove the public interest litigation, to prove that particular litigation is in the interest of public। आपको वो particular याचिकाकर्ता कोई साबित करना पड़ेगा कि भाई ये लोक हित में है, मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। तीसरी चीज, there is no need to prove the cause of action। हाँ, जो petitioner है उसको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कोई cause of action है, मैं इससे अफेक्ट हुआ, देयर इज नो नीड। अगर आप अफेक्ट नहीं है बट और लोग अफेक्ट, हाँ, और लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, आप बहुत एक फेमस पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर हैं एमसी मेहता, आपने अक्सर नाम सुना होगा, एमसी मेहता के नाम पे बहुत सारे केसेस हैं, और ही इज द रियल हीरो, हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे पीआईएल फाइल किए, और जिसका कि पॉजिटिव इंप्रेशन हमें देखने को मिलता है, हमारे सामने बड़े अच्छे जजमेंट्स आए और वो लॉ में भी बाद में कन्वर्ट हुए। एमसी मेहता का स्पेशली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर, चाइल्ड प्रोटेक्शन पर उनका बहुत अच्छा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की, बच्चों के आर्टिकल 24 को ध्यान में रखते हुए बच्चों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की। सो देयर आर सो मेनी केसेस, ठीक। सो एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो लोक हित में ध्यान रखता है, उसको अपना पर्सनल कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं अफेक्ट हुआ हूं इसलिए, नो, आप पब्लिक इंटरेस्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, ये सब तो गाइडलाइन दी, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो वेस्टेड इंटरेस्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मिसयूज दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो उसमें कुछ भी लगा के कि दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, पीपल, शेड्यूल्ड ट्राइब, या किसी के भी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है, और पीआईएल फाइल कर दिया। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, यू ऑल नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट विल स्टे द प्रोजेक्ट,
सबसे पहले कोर्ट स्टे कर देगी जब तक कि उस मैटर को सुना नहीं जाता। सो क्या होगा कि इस तरीके से मिसयूज होने लगेगा पीआईएल का, है ना, लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पीआईएल फाइल करने लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ एनी इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाउंड टू बी फोर्स्ड, फैब्रिकेटेड विद द वेड इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं है, अल्टीमेटली इफ इट इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट देन कोर्ट विल इम्पोज वेरी हाई कॉस्ट। कोर्ट कॉस्ट इंपोज करेगी आपके ऊपर, अनकोर्ट कॉस्ट इंपोज करती भी है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नोवेयर डिफाइंड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट वाज इवॉल्व्ड बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देयर आर सो मेनी केसेस रिलेटेड टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लाइक खत्री वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का केस है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है आपके पास। देयर आर सो मेनी केसेस बट द लीडिंग केस इज द एसपी गुप्ता, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस भगवती जी ने पब्लिक किया कि नाउ एनी प्राइवेट पर्सन एंड एनजीओ कैन इंस्टीट्यूट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब अगर हम इसका प्रैक्टिकल व्यू देखें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, तो आप देखिए एमसी मेहता जी ने बड़े सारे इन्वायरमेंट का, लाइक फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, नाउ हमारा ये फंडामेंटल राइट बन गया। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी एक पीआईएल था और जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को एक गाइडलाइन पूरी हमारी ऑनरेबल जस्टिस जे के वर्मा ने दी थी, जेएस वर्मा ने, तो जो कि 2030 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में एज इट इज उनकी गाइडलाइन को फॉलो कर लिया गया। सो देयर आर सो मेनी फेमस केसेस जो कि पीआईएल बेस्ड ही हैं, जो कि पीआईएल बेस्ड हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, अगर श्रेया सिंघल का केस जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आर्टिकल 66A को, इन सारे केसेस को वी विल डिस्कस, डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन डिटेल अनदर वीडियो। सो ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इंपॉर्टेंस है एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इवॉल्व बाय आवर जुडिशरी। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को पीआईएल समझ आया होगा। द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल 32 वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।